आपको पता है कि नेपाल के भी कुछ ही टाइम पहले एक नई गवर्नमेंट आई थी और इन सारी पार्टियों की बड़े बड़े लीडर्स की बात करें तो उसमें केपी ओली शर्मा और रावी लामछानी जैसे बड़े लीडर्स थे। बट अभी रिसेंटली एक ये खबर आई है कि रावी लामछानी अलायंस से निकलने वाले हैं, यानी इस गठबंधन से निकलने वाले हैं। रावी लामछानी अगर इस गठबंधन से निकल जाती है तो ये सरकार गिर सकती है। इसी बारे में एक इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है, तो आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं कि इंडियन मीडिया इसको किस तरीके से कवर करता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में फिलहाल नेपाल के बारे में चर्चा करने के लिए। नेपाल में केपी शर्मा ओली और प्रचंड के मिलकर के जो सरकार बनी थी, उस सरकार में इन दिनों हाल ही में कुछ संकट के से बादल छलने लगे हैं। कारण क्या है? नेपाल की चौथी सबसे बड़ी जो पार्टी है उसके मुखिया ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। यानी सत्ता के अंदर जिन्हें समर्थन दे रखा था उनमें से एक पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। क्या है पूरी कहानी, आइए आज के सेशन में चर्चा करते हैं। आपको याद होगा आज से लगभग 2 महीने पहले, डेढ़ से 2 महीने पहले हमने आपको एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि नेपाल में चीन समर्थक सरकार बनी है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो केपी शर्मा ओली हैं वो एक प्रकार से चीन समर्थक हैं और कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। ऐसी स्थिति में हमने पुष्प कमल दहल प्रचंड और केपी शर्मा ओली इन दोनों से मिलकर बनी हुई सरकार में बताया था कि प्रचंड फिलहाल 2.5 साल तक सरकार के अंदर पीएम रहेंगे और उसके नेक्स्ट टाइम तक केपी शर्मा ओली रहेंगे। और इस प्रकार से यहां पर सरकार बन के आई थी और हमने अपने सेशंस में आपके साथ चर्चा भी की थी। ठीक है, अच्छा, फिलहाल क्या हुआ है? यहां की एक पार्टी है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। उसने कहा है कि वो गवर्नमेंट से अपना समर्थन वापस लेती है। यानी देखिए, सरकार बनी है 26 दिसंबर को और आज आप खबर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने कहा है कि वो सरकार से अपना समर्थन वापस, स्वतंत्र पार्टी टू क्विट गवर्नमेंट, यानी कि सरकार छोड़ रही है और अपने मंत्रियों को वापस बुला रही है। मिनिस्टर रिजाइन फ्रॉम नेपाल कैबिनेट एंड मासेज एज रिफ्ट इनसाइड रूलिंग कोएलिशन इंटेंसिफाइज। तो इसका मतलब यह हुआ कि इनके साथ गठबंधन में जो पार्टी थी जिसका नाम राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी था वो सरकार से बाहर हो रही है। चूंकि पहले ही यह सरकार गठबंधन की सरकार थी तो बड़ा सवाल यह बनता है कि गठबंधन की सरकार में इस पार्टी के चले जाने से कितने समीकरण बदलेंगे। तो इसको जानने के लिए हमें नेपाल की संसद की व्यवस्था पता होनी चाहिए। हमें पता होनी चाहिए किसके बारे में बात हो रही है। जिनके बारे में बात हो रही है वो हैं ये, इनका नाम है रवि। आगे इनके पीछे का जो सरनेम है लामछेवे कुछ है, वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इनको लेकर के सारा बवाल मचा हुआ है। ये कौन है? ये असल में फिलहाल जो सरकार बनी है उसके अंदर डिप्टी पीएम थे, यानी उप प्रधानमंत्री थे। इसके साथ साथ गृह मंत्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का पद भी लिए हुए थे। इनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, वो नेपाल की चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। ये व्यक्ति वंस अपॉन ए टाइम पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन पत्रकारिता में इन्होंने कुछ ऐसा नाम कमाया कि लोग, नेपाल के लोग इनके पीछे काफ़ी ज़्यादा मतलब दीवानों की तरह लग गए। यूथ जो है वो इनसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गया और इस वजह से इन्हें चुनाव में 20 सीटें जितवा दी। ऐसी स्थिति में नेपाल की सरकार के अंदर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो है उसने हाल ही में क्या अपडेट दिया है कि वो रविवार को कहा कि पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड की जो सरकार है उससे हम अपना समर्थन वापस लेते हैं। लामीछाने करके नाम है इनका, रवि लामीछाने। और ये कहां से आते हैं? तो ये चितवन डिस्ट्रिक्ट से चुनाव लड़ करके आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा पहले इनका राजनीतिक समीकरण समझा देता हूं नेपाल की पार्लियामेंट का, उसके बाद मैं आपको मुद्दा समझाऊंगा। देखिए, नेपाल के अंदर जो पार्लियामेंट है, जैसे हमारी 543 की लोकसभा है, ऐसे ही इनके यहाँ 275 सीटें हैं। उनमें से 138 सीटें जिस भी कोएलिशन के पास या किसी भी पार्टी के पास होगी वो सरकार बनाएगा। तो इनके यहाँ पर जो बहुमत बनाने के लिए आवश्यक आंकड़ा है वो फिलहाल नेपाली कांग्रेस, यहाँ पर आप देखिए एक बार के लिए, ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के समीकरण हैं, यानी किसके पास कितनी सीटें हैं आप उस प्रकार से देख सकते हैं। फिलहाल 170 मेंबर जो हैं वो कोएलिशन के साथ में सरकार चला रहे हैं, जिसमें केपी शर्मा ओली और ये जो 2 प्रमुख दल हैं, कौन से? सीपीएन, यूएमएल और माओवादी सेंट्रल, ये 2 बड़े संगठन आपस में मिलकर सरकार चला रहे हैं। जिसमें आरएसपी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का जो 20 सीट दिखाई आपको देनी है। टोटल सीटों में सबसे ज्यादा सरकार के पास जो सीट है वो नेपाली कांग्रेस के पास है, लेकिन वो सत्ता में नहीं है। ये जो सेकंड नंबर की दूसरी दिखाई दे रही है, सीपीएन, यूएमएल और माओवादी सेंट्रल, केपी शर्मा ओली और प्रचंड, इन दोनों ने तो मिलकर के क्या किया? देखो, ये तो चले गए अपोजिशन में, ये तो हो गए आउट कि भाई हम सरकार नहीं बना रहे, ये तो पहले ही आउट हो गए। बचे कौन?
ये 78 सीटों वाले केपी ओली, ये क्या कर रहे हैं, 2.5 साल के पीएम, 2.5 साल के पीएम। ये 32 सीटों वाले माओवादी सेंट्रल के प्रचंड, ये भी 2.5 साल के पीएम, और इन्होंने पीएमशिप पहले ले ली, यानी 32 सीट वाला, सोचकर देखो 275 सीटों में जिसके पास लगभग 10% सीटें हैं, वो व्यक्ति अपना पीएम बनाकर ले गया, और वो भी 2.5 साल के लिए। यानी गठबंधन की सरकार में कितने कॉम्प्रोमाइज हुए हैं आप देखिए। तीसरी, ये जो पार्टी आपको दिख रही है आरएसपी, संख्या के हिसाब से बात करें तो 1 2 3 4, ये चौथे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी हो गई भाई। अगर संख्या के हिसाब से हम बात करें तो संख्या के हिसाब से ये यहां की 4th लार्जेस्ट पार्टी हो गई। अब 4th लार्जेस्ट पार्टी जो है आरएसपी, ये आरएसपी अपने 20 सांसदों के साथ रवि लामी छाने की स्थिति में, रवि लामी छाने के साथ मिलकर के ये अपना डिप्टी पीएम बनाने में कामयाब हो गए। तो साहब इनका डिप्टी पीएम हो गया। अब डिप्टी पीएम वाली जो पार्टी है 20 सांसदों के साथ, इसने कहा है कि मैं आप दोनों को समर्थन देने से पीछे हट रहा हूं। कुल मिलाकर के 150 पार्लियामेंट के अंदर अभी सांसद हैं। नियम से चले तो 20 सांसद के हट जाने के बाद भी 150 सांसद बचेंगे, 150 सांसद बचेंगे, और आवश्यक संख्या 138 है, यानी कि अभी 12 सांसद इनके पास प्लस में है, यानी सरकार अभी 12 सांसदों के साथ सुरक्षित है। लेकिन यदि ये जो पीएसपीएन या आरपीपी, इन दोनों में से कोई सी भी पार्टी, यदि ये आरपीपी बाहर निकल जाती है, राजेंद्र प्रसाद वाली पार्टी, तो सरकार का गिरना तय हो जाएगा। यानी इनकी सरकार अब इन दो पार्टियों के भरोसे टिकी हुई है। इनमें से जिसने भी समर्थन वापस खींच लिया, सरकार आउट हो जाएगी। उम्मीद है अब आप इस तथ्य को भली भांति समझ गए होंगे कि चल क्या रहा है। ठीक है साहब, चलिए, तो फिलहाल के लिए इनके गढ़ को गिराने के लिए रवि लामी छाने ऐसे बगावती क्यों हुए, अब वो समझ लीजिए। असल कहानी क्या है, ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो आप देख रहे हैं, यह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी असल मायने में उस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है जो कि अपनी नागरिकता को लेकर नेपाल में विवादित है। विवादित कैसे है? असल में इसकी सिटीजनशिप को लेकर के विवाद है। विवाद क्या है? यह व्यक्ति 2007 तक तो नेपाली था, लेकिन 2007 में यह अमेरिका चला गया, और अमेरिका में 2007 से लेकर 2017 तक यह व्यक्ति अमेरिका की सिटीजनशिप यानी ग्रीन कार्ड ले लिया। कौन? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का रवि लामी छाने। ठीक है, अब इसने 2007 से 17 तक अमेरिका की सिटीजनशिप रखी, 2018 से 22 तक। अब देखो, इसको यहां आकर नेपाल में काम करना था। नेपाल में काम करना था तो इसने अमेरिका की सिटीजनशिप तो छोड़ दी, लेकिन नेपाल की सिटीजनशिप, नेपाल के अंदर नियम है इंडिया वाला कि कोई भी नागरिक दो नागरिकता नहीं रख सकता, यानी दोहरी नागरिकता नहीं रख सकता, कि वो नेपाल का नागरिक भी हो और अमेरिका का भी नागरिक हो, ये एक साथ नहीं चलेगा। तो दो जगह का नागरिक ना होने के कारण अमेरिकी नागरिकता इसको त्यागनी पड़ी, और नेपाल की नागरिकता के लिए इसने अप्लाई नहीं किया। तो हुआ यह कि जिस समय यह चुनाव लड़ा था, उस समय यह एक तरह से स्टेटलेस था। स्टेटलेस मतलब ना अमेरिका की सिटीजनशिप ना नेपाल की, क्योंकि नेपाल की तो इसके साथ पहले ही छूट गई 2007 में। क्यों छूट गई? क्योंकि नेपाल की नागरिकता के साथ अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ली जाएगी तो स्वतः ही वो नागरिकता अपने आप ही रद्द मानी जाएगी। दोबारा नागरिकता लेना इसके द्वारा नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में जब यह व्यक्ति स्टेटलेस था तो इसका चुनाव लड़ना भी नल एंड वॉइड साबित हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति संभव ही था, मतलब जो था ही नहीं, तो इस कारण से इसके खिलाफ केस हो गया। अब जब केस हो गया तो केस होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी उम्मीदवारी को चुनावों में, सोचो डिप्टी पीएम बना हुआ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, गृह मंत्री बना हुआ कोई व्यक्ति बैठा है, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इनका कंटेस्ट चुनाव में लड़ना ही गलत था। तो आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति नागरिक ही नहीं है वो अगर चुनाव लड़ लिया है तो उसकी नागरिकता के साथ साथ उसका तो पद भी चला गया। बस जब पद चला गया तो स्वतः स्वाभाविक है कि यह व्यक्ति कैसे अब सरकार में रहेगा। इसे लगता क्या है कि जो प्रधानमंत्री लोग बने बैठे हैं या फिर जो कोएलिशन के नेता हैं, उन्होंने जानबूझकर इसको किनारा करने के लिए यह नियम अपनाया है। अगर ये लोग चाहते तो इन्हें नागरिकता दोबारा दिलवा सकते थे, लेकिन दोबारा ना दिलवा करके इनके साथ राजनीति हुई है, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया अपन हट लिए। तो ये व्यक्ति जो हैं, इनके बारे में जो इतिहास है वो ये है कि एक टीवी एंकर हुआ करते थे
और वहां से ये डिप्टी पीएम और होम मिनिस्टर तक पहुंचे थे। इनको लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी रही हैं, लेकिन इनके सामने काफी सारे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी रहे हैं। इन्होंने काफी जबरदस्त तरीके की एंकरशिप की है नेपाल के अंदर, ठीक है। तो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी 2023 को इनके डिप्टी पीएम को हटा दिया था। सिटीजनशिप का विवाद क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे आने वाले समय में देखेंगे होता है क्या। फिलहाल के लिए यही था अपडेट। उम्मीद है आप लोगों को यह अपडेट पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आई हो अपने साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। इस बीच में एक जानकारी यह है कि मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडिंग यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एक्सेट्रा। यूपीएससी में 9 तारीख तक एक बेहतरीन सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। एक है प्लस जीएस का और एक है आइकॉनिक जीएस का। प्लस जीएस का यानी कि मतलब यह है 3 महीना प्लस 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको जीएस, सीसेट, करंट अफेयर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, डिजिटल नोट्स सब दिए जाते हैं। लेकिन यह उपलब्ध है 16,500 में पूरे 3 महीने प्लस 1 एडिशनल मंथ के लिए। यदि आप आइकॉनिक प्लान लेते हैं तो आपको इस दौरान प्रॉपर मार्गदर्शन यानी कि मेंटरशिप भी दी जाएगी, डाउट सॉल्विंग भी दी जाएगी। अगर आप दिल्ली में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी दी जाएगी। ऑफलाइन टेस्ट देने की भी सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी मात्र 29,999 में पूरे 4 महीने के लिए। और आप इस कोर्स को लेने के लिए अंकित10 रेफरल कोड लगाकर 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे ये होती है कि आप किसी भी कंट्री की नागरिकता हो या उसकी सिटीजनशिप हो, तो जब आप दूसरी कंट्री जाते हैं तो वो आपके पास वहां की भी सिटीजनशिप होती है। बट नेपाल और इंडिया में सेम रूल रेगुलेशंस है, आप एक साथ 2 कंट्रीज की सिटीजनशिप्स नहीं रख सकते। यहाँ पे ये बात आ रही है कि नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया डिप्टी पीएम से। या भी ये बात मुझे जरा अजीब लग रही है कि नेपाल की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसको पहले यह नजर नहीं आया, या नेपाल की जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन होगा जहां से इलेक्शन के लिए आप अप्लाई करते तो उसको इतना नजर नहीं आया कि यार इसके पास तो जो ना सिटीजनशिप ही नहीं है नेपाल की, तो ये कैसे लड़ सकता है। या आप उसके लिए जब वो अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास तो ये लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या इसके साथ हुआ, क्या इसकी भी गलती नहीं है। देखो, ये गया यूएसए, वहां पे वहां की सिटीजनशिप ली, वहां से जब यहाँ पे आया तो उसके पास वो सिटीजनशिप खत्म हुई और इसने नेपाल की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं किया। कि जब इसको हटाया गया तो इसके साथ जो दूसरी पार्टी थी, रूलिंग्स पार्टी थी, उन्होंने इसका साथ नहीं दिया। वो चाहते तो सिटीजनशिप थी नेपाल की, वो दोबारा आ सकती थी, और उन्होंने इनकार कर दिया कि हम तो आपके हेल्प नहीं कर सकते। गलत है यार, एक बंदे के साथ जो है ना ये बहुत गलत हो रहा है।